हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है फ्राइडे, डेट है 7 नवंबर 2025 और मैं लेके आ गया हूँ द हिंदू के नेशनल एडिशन का एडिटोरियल सेक्शंस। ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो बेस्ड है किस पे? इंडिया में सरोगेसी एक्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? सरोगेसी एक्ट पे बेस्ड है। और हमें मतलब ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप इस एक्ट से क्या होंगे, अवेयर होंगे। ठीक है, मतलब इस एक्ट से प्रोविज़न को आप जानते होंगे, नहीं तो अगर मैं इसको डील करने लगूँ तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। लिटिल बिट हम इसे इस टर्म्स में देख सकते हैं कि सरोगेसी एक्ट्स उन पेरेंट्स, या पेरेंट्स नहीं कहेंगे, उन कपल्स के लिए हैं, उन लोगों के लिए है, उन कपल्स के लिए हैं या उन जोड़ों के लिए हैं जो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, जो इनफर्टाइल होते हैं या जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित होते हैं, उनके लिए ये एक्ट क्या है? प्रोविज़न लाता है कि वो कैसे पेरेंट बन सकते हैं या वो कैसे बच्चे बच्चे का सुख प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए ये क्या है? एक्ट है हमारी कंट्री में, सरोगेसी एक्ट। इसमें जनरली होता क्या है कि जो डिज़ायर्ड यानी कि जो इंटेंडेड पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जिन्हें बच्चे की आवश्यकता होती है क्योंकि वो खुद से चाइल्ड प्रोड्यूस करने में असमर्थ होते हैं, तो वो क्या, उसमें होता क्या है कि किसी दूसरे वुमेन के पेट में या दूसरे वुमेन के गर्भ में, वुम्ब में जो है, इन कपल्स के चाइल्ड को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस कराया जाता है। इन कपल्स के चाइल्ड्स को का ग्रोथ करवाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सरोगेसी। और जिस मदर के या जिस वुमेन के गर्भ में चाइल्ड को डेवलप कराया जाता है या एम्ब्रायो को डेवलप कराया जाता है, वो जो वुमेन होती है उसे सरोगेट मदर कहते हैं, एंड जो कपल्स होता है उसे इंटेंडेड पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, अगर हम उसमें जाएंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो ये मेनली क्या होता है, लिटिल बिट आप हल्का फुल्का देख लो कि सरोगेसी एंड सरोगेसी एक्ट एंड सरोगेट मदर क्या होता है, उसी पे ये क्या है, एडिटोरियल बेस्ड है। तो इसमें एडिटोरियल का जो मुद्दा है वो मुद्दा है क्या, है ना, वो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये है कि सरोगेसी के हेल्प से, है ना, यानी कि जो पेरेंट्स या जो कपल्स जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, है ना, इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, अगर वो बच्चे का इच्छा रखते हैं तो सरोगेसी के तहत उन्हें वन चाइल्ड ही क्या हो सकता है? प्राप्त हो सकता है। अगर उन्हें सेकंड चाइल्ड की आवश्यकता है, अगर वो चाहते हैं कि हम सेकंड चाइल्ड भी करें, सेकंड बच्चा भी करें, तो सरोगेसी के तहत, सरोगेसी में ऐसा प्रोविज़न फ़िलहाल नहीं है कि वो सरोगेसी के हेल्प से सेकंड चाइल्ड का भी सुख प्राप्त करे। वो ऐसा प्रोविज़न हमारे सरोगेसी एक्ट में नहीं है। तो इसी को लेके कि वो सेकंड चाइल्ड को भी प्रोड्यूस कर सके थ्रू द सरोगेसी, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, एक पिटीशन दायर हुआ है कि ये एक्ट में ऐसा जो है ईज लाया जाए, एक्ट में ऐसा जो है ढील लाया जाए। क्या ढीला लाया जाए? ढीलापन लाया जाए, मतलब एक सा प्रोसेस, ऐसा प्रोविज़न लाया जाए कि वो फर्स्ट चाइल्ड के अलावा अगर कोई पेरेंट्स या कोई कपल्स चाहे कि वो सेकंड चाइल्ड भी सरोगेसी के तहत प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी कि सरोगेसी एक्ट फॉर सेकेंड चाइल्ड भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए, ऐसा डिमांड है कपल्स का, पेरेंट्स का। ठीक है, यानी कि सरोगेसी के तहत जो है, जो सरोगेसी एक्ट प्रोविज़न प्रोवाइड करता है, उसके तहत कोई भी इनफर्टाइल कपल्स एक ही बच्चे को क्या कर सकता है? सरोगेसी के तहत वो अपना सकता है या वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो वही है कि द सेकेंड इशू, ठीक है, क्या है यहाँ पे? द सेकेंड इशू। ठीक है, द आर्टिकल हो जाएगा, सेकेंड एडजेक्टिव हो जाएगा और इशू नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडिंग बना है ये क्यों बना है? क्योंकि फर्स्ट के लिए तो सरोगेसी अप्लाई होता है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए हम सरोगेसी एक्ट के तहत हम फ्री हैं बच्चे को जन्म देने के लिए, बट सेकेंड चाइल्ड का अलाउ हमें सरोगेसी एक्ट के तहत नहीं मिलता है कि हम सरोगेसी के हेल्प से सेकेंड चाइल्ड का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम दूसरा बच्चा नहीं कर सकते हैं थ्रू सरोगेसी। ठीक है, तो वही है द सेकेंड इशू, यानी कि दूसरा बच्चे का जो इशू है, दूसरे बच्चे का जो इशू है, वही है, हेडिंग उसी से बना है। द मोर एक्सपेंसिव,
ठीक है। द मोर एक्सपेंसिव रीडिंग ऑफ द सरोगेसी लॉ कैन हेल्प मोर कपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कपल्स का डिमांड है, क्या डिमांड है कि वो जो है सरोगेसी एक्ट में क्या मिले, कुछ ईज मिले, कुछ जो है रिलीफ मिले। कैसे मिले, तो इस एक्ट को थोड़ा सा और एक्सपेंसिव बना दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि द मोर एक्सपेंसिव रीडिंग ऑफ सरोगेसी लॉ, अगर हम इसी सरोगेसी लॉ को एक्सपेंसिवली रीड करें, इसको थोड़ा विस्तार कर दे, तो क्या हो सकता है, ये दिस कैन हेल्प मोर कपल्स। तो ये क्या कर सकता है, मोर कपल्स को हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कपल्स क्या चाहते हैं कि हमें एक से अधिक बच्चे हो थ्रू सरोगेसी, है ना। तो यही है, यही डिमांड है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको जो है पहले पार्सिंग कर लेते हैं। आर्टिकल हो जाएगा, मोर एडवर्ब हो जाएगा, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, रीडिंग नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल, सरोगेसी लॉ क्या हो जाएंगे, सरोगेसी लॉ हो जाएंगे हमारे कंपाउंड नाउन, ठीक है, साथ एक साथ नाउन, कैन मॉडल वर्ब, ठीक है, हेल्प V1 क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, मोर एडवर्ब और कपल्स नाउन, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट द लीगैलिटी ऑफ गोइंग इन फॉर surrogacy for the second child has raised the fundamental issue of what a law is meant to regulate। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है, रिसेंट ऑब्जर्वेशन आया है, ऑब्जर्वेशन में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि लीगैलिटी ऑफ गोइंग इन फॉर सरोगेसी फॉर सेकेंड चाइल्ड, कि क्या सेकेंड चाइल्ड्स के लिए कोई इनफर्टाइल पेरेंट्स या इनफर्टाइल कपल्स सरोगेसी का मदद ले सकता है। इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो क्या रेज्ड करता है, हैज़ रेज द फंडामेंटल इशू ऑफ व्हाट अ लॉ इज मीन टू रेगुलेट। तो ये एक फंडामेंटल इशू को, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो मौलिक प्रॉब्लम्स है उसको जनरेट करता है, उसको रेज करता है। क्या रेज करता है कि क्या व्हाट अ लॉ इज मीन टू रेगुलेट, क्या लॉ को, इसको व्हाट अ लॉ इज मीन टू रेगुलेट, ठीक है। तो क्या लॉ को इसे रेगुलेट करना, क्या इसका कोई मतलब है, व्हाट अ लॉ इज मीन्ट टू रेगुलेट, कि लॉ जो इसे रेगुलेट कर रहा है क्या इसका कोई मतलब है, ठीक है। In a petition in the court, a couple facing secondary infertility sought to use surrogacy। तो एक पिटीशन फाइल हुआ है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें क्या था कि एक कपल जो थी या एक कपल जो था वो फेस कर रहा था, क्या फेस कर रहा था, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी साउट टू यूज़ सरोगेसी। उसमें उन्होंने, उस पिटीशन में उन्होंने क्या बताया था कि उसे सेकेंड चाइल्ड करने में भी क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी फेस हो रहा है। इसके लिए वो क्या देख रहे हैं कि हम क्या सरोगेसी से सेकेंड चाइल्ड को प्राप्त कर सकते हैं। एज अंडर द सरोगेसी एक्ट, सरोगेसी कैन नॉट बी रिसोर्टेड टू द सेकेंड चाइल्ड। और जैसा कि प्रावधान है, जैसा कि सरोगेसी एक्ट में प्रोविज़न है कि हम सेकेंड चाइल्ड के लिए सरोगेसी एक्ट अलाउ नहीं करता है। अगर किसी कपल्स के पास या तो बायोलॉजिकली उसका नेचुरली उसके बच्चे हैं, या उसने सरोगेसी के तहत अब किसी एक बच्चे को अपनाया है, या उसके पास बायोलॉजिकली नेचुरली एक बच्चा है और उसे सेकेंड बच्चे चाहिए, नेचुरली बच्चा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो अगर वो सरोगेसी को एक्ट के तहत बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बच्चे करने चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक बच्चा है, चाहे वो बच्चा नेचुरली हो या सरोगेसी के तहत हो। सरोगेसी एक्ट ओनली इम्प्लीमेंट होता है किस पे, फॉर फर्स्ट चाइल्ड। अगर आपके पास एक भी बच्चे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सरोगेसी एक्ट का यूज़ करके, है ना, आप पिता या माता बन सकते हैं, ठीक है। तो सरोगेसी एक्ट जो है वो किस पे इम्प्लीमेंट होता है, पेरेंट्स विदाउट चाइल्ड, ठीक है।
इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जो पिटिशनर का डिमांड है कि क्या हम सेकेंड चाइल्ड के लिए सरोगेसी एक्ट के तहत हम सेकेंड चाइल्ड को नहीं अपना सकते हैं, तो ऐसा प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट ये जो है सरोगेसी एक्ट में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व करा है और इस पर अब जो भी होता है, देयर एडवोकेट argued that state cannot interfere in private lives and reproductive choice of the citizens। तो एडवोकेट ने क्या बोला है, जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, उन्होंने ये बोला है कि स्टेट यानी कि देश या कोई भी स्टेट वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। किस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है? तो किसी भी पेरेंट्स के, किसी भी कपल्स के प्राइवेट और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस ऑफ सिटीजन्स, किसी भी सिटीजन्स का प्राइवेट लाइफ्स, उसके जो निजी ज़िंदगी है या उसके जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस ऑफ सिटीजन्स, है ना, किसी भी नागरिक के रिप्रोडक्टिव चॉइस या प्राइवेट लाइफ्स में कोई भी स्टेट यानी कि देश या कोई भी कानून इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कानून तो कर सकता है बट स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। स्टेट कहने का मतलब देश इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज व्हेन कपल इज अनेबल टू कंसीव और कैरी अ प्रेगनेंसी टू टर्म दो दे हैव प्रीवियसली बर्थेड चिल्ड्रन नेचुरली। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब होता है जब मतलब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी कपल अनेबल टू कंसीव, बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, कोई भी कपल बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, और कैरी अ प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के लिए असमर्थ होते हैं, टू टर्म दो दे हैव प्रीवियसली बर्थेड चिल्ड्रन नेचुरली। अगर उनके पास एक बच्चे पहले से नेचुरली है और वो जो है सेकेंड बच्चे के लिए जब सेकेंड बच्चे पैदा करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, है ना। ऑलरेडी एक बच्चा है, अगर वो सेकेंड बच्चा करना चाहता है तो अगर वो उस सेकेंड बच्चा करने में असमर्थ होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पे हमारा जो ये क्या बोलते हैं सरोगेटिव एक्ट है, सरोगेसी एक्ट है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यानी कि आप सेकेंडरी चाइल्ड के लिए सरोगेसी का यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसा एक्ट में प्रोविज़न है, ठीक है। द कॉजेज आर सिमिलर टू प्राइमरी इनफर्टिलिटी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इंडोमेट्रियोसिस एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो कहा यह जा रहा है यहाँ पे कि जो इनफर्टिलिटी है उसके तो कॉजेज सिमिलर ही है, चाहे वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो यानी कि फर्स्ट बच्चे के टाइम में इनफर्टिलिटी हो या सेकंड बच्चे के टाइम में इनफर्टिलिटी हो। इनफर्टिलिटी तो इनफर्टिलिटी ही है ना। कहने का मतलब ये है कि उसके कॉजेज तो सेम ही है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो। और कॉजेज क्या है? तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो वुमेन में होता है, ये डिजीज़ है ना, ओवरी सिंड्रोम, और इंडोमेट्रियोसिस जो होता है ये भी डिजीज़ है, या लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जिसके चलते क्या होता है अभी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी के रेट्स क्या हैं, बढ़े हुए हैं। तो ये प्राइमरी लेवल पे देखा जाए या सेकेंडरी लेवल पे देखा जाए तो कॉजेज यही 3-4 होते हैं जिसके चलते इनफर्टिलिटी आज के कपल्स में देखने को मिलता है। द पिटिशनर साउट एन एग्जेम्पशन टू हैव सेकेंड चाइल्ड थ्रू सरोगेसी। पिटिशनर्स का क्या डिमांड है? पिटिशनर ये देख रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन, हमें छूट दिया जाए सेकेंड चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू सरोगेसी, कि हम सेकेंड चाइल्ड को प्राप्त कर सके, सेकेंड चाइल्ड्स को हम अपना सके थ्रू सरोगेसी, सबमिटिंग दैट द डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सरोगेसी बोथ इन ART एंड सरोगेसी एक्ट। तो उन्होंने क्या दिया है, सबमिट करा है, क्या सबमिट करा है कि इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, कहाँ अपने पिटीशन में सबमिट करा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन उन्होंने स्पेस करा है? तो जो ART है हमारा, ART क्या है? तो ART जो एक्ट है, ठीक है, ART क्या है? एक्ट है, ठीक है। और जो सरोगेसी एक्ट है ART के थ्रू और सरोगेसी एक्ट के थ्रू जो भी प्रोविज़न है, जो भी एक्ट है, जो भी प्रोविज़न है और जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन बनता है, ये डेफिनेशन जो है पिटिशनर ने कोर्ट को सबमिट करा है। ART स्टैंड्स फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव
टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन बनता है या सरोगेसी एक्ट के तहत जो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन बनता है वो क्या है, सेम है, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो चाहे वो सेकेंडरी के लिए हो। तो इन लोगों का ये डिमांड है, तो हम क्यों ना सेकेंडरी चाइल्ड यानी कि सेकेंड चाइल्ड के लिए सरोगेसी का उपयोग करें। ये हमें रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है सेकेंडरी चाइल्ड के लिए, ऐसा पिटिशनर का डिमांड है। वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो डेफिनेशन है, कहाँ डेफिनेशन है, एआरटी में और सरोगेसी एक्ट्स में, उसमें ये क्लियरली माना गया है कि इनफर्टिलिटी तो इनफर्टिलिटी है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी को हम ओनली प्राइमरी इनफर्टिलिटी के रूप में ही डिफाइन कर सकते हैं, वो सेकेंडरी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सरोगेसी एक्ट के तहत सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को नहीं रोक सकते हैं, या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस में हम जो है इसे चाइल्ड को यानी कि बच्चे को अपनाने से थ्रू सरोगेसी नहीं रोक सकते हैं, या हमें नहीं रोकना चाहिए अंडर, ऐसा पिटिशनर का डिमांड है। अंडर सेक्शन 43C2 ऑफ इंडिया सरोगेसी एक्ट 2021 अ कपल इज एलिजिबल फॉर सरोगेसी ओनली इफ दे डू नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड बायोलॉजिकल एडॉप्टेड और थ्रू सरोगेसी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रोविजन है ये सरोगेसी एक्ट में 2021 के सरोगेसी एक्ट में सेक्शन 43C2 में ये बोला गया है इसमें कि कोई भी कपल सरोगेसी के लिए तभी एलिजिबल होगा ओनली इफ दे डू नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड, अगर और केवल अगर उनके पास कोई सर्वाइविंग यानी कोई जिंदा बच्चा नहीं है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो एडॉप्टेड हो और थ्रू सरोगेसी हो। अगर एडॉप्टेड चाइल्ड भी है तो वो सरोगेसी से बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, बायोलॉजिकल भी है तो वो भी सरोगेसी से नहीं बच्चे पैदा कर सकते हैं, या थ्रू सरोगेसी ऑलरेडी थ्रू सरोगेसी उनके पास एक बच्चा है तो वो सेकेंड टाइम सरोगेसी प्रोसेस के तहत बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस आर मेड ओनली इफ द एग्जिस्टिंग चाइल्ड इज मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड और हैज़ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। और इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर उनके पास जो बच्चा ऑलरेडी एक है वो अगर मेंटली चैलेंज्ड है, कहने का मतलब अगर उन्हें मेंटली डिस्टर्ब है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनका कोई फिजिकली उन्हें चैलेंज्ड है, कहने का मतलब ये है कि उनके पैर हाथ अगर कोई डैमेज है या मेंटली वो डिस्टर्ब है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है कि तब वो कर सकता है, या लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसऑर्डर है जो जानलेवा बीमारी है उन्हें उस बच्चे को, तो फिर वो सेकेंड चाइल्ड में सरोगेसी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो टोटली फिट हैं तो सेकेंड चाइल्ड के लिए सरोगेसी एक्ट क्या करता है, उसे सरोगेसी प्रोसेस को यूज़ करने से रेस्ट्रिक्ट करता है। द गवर्नमेंट सबमिटेड आर्गूमेंट सपोर्टिंग द व्यू दैट सरोगेसी कैन नॉट बी डीम्ड अ फंडामेंटल राइट। और गवर्नमेंट ने एक आर्गूमेंट सबमिटेड आर्गूमेंट सपोर्टिंग द व्यू दैट सरोगेसी कैन नॉट बी डीम्ड अ फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट ने क्या सबमिट करा है, तो एक आर्गूमेंट सबमिट करा है जिसमें ये बोला गया है कि सरोगेसी कैन नॉट बी डीम्ड अ फंडामेंटल राइट, सरोगेसी को फंडामेंटल राइट से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, एंड दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अनदर वुमेन बॉडी एंड दैट इट इन्वॉल्व्स। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि सरोगेसी जो प्रोसेस है इसमें सेकेंड वुमेन के वोम्ब का यूज़ किया जाता है, सेकेंड वुमेन के गर्भ का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि सरोगेसी उसका फंडामेंटल राइट है, बिकॉज ये प्रोसेस जो है 2-3 लोगों के बीच इन्वॉल्व होता है ना। सरोगेसी का जो प्रोसेस है वो 2 या 3 लोगों के बीच में इन्वॉल्व होता है, तो पार्टिकुलर हम सरोगेसी को किसी एक बंदे का फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहीं पे गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट सबमिट करा है दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अनदर वुमेन्स बॉडी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अनदर वुमेन्स के बॉडी को भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि सरोगेट मदर जो होती है वो अनदर वुमेन ही होता है कपल से अलग, जहाँ पे बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, बच्चे जिसके पेट में बच्चे का विकास होता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे थर्ड वुमेन इन्वॉल्व होती है, सेकेंड वुमेन इन्वॉल्व होती है, अनदर वुमेन के बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम सरोगेसी को किसी भी पार्टिकुलर मैन या वुमेन के फंडामेंटल राइट से जोड़ नहीं सकते हैं। वाइल द जज ओरली रिमार्क द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर प्रोविजन वाज रीजनेबल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जज ने ओरली ये रिमार्क दिया है कि जो रिस्ट्रिक्शन है, जो सेकेंड चाइल्ड के लिए रिस्ट्रिक्शन है,
कि वो सरोगेसी नहीं यूज़ कर सकता है, वो क्या है, तो रीजनेबल है, वो सही है, बहुत हद तक क्या है, सही है, ठीक है, ओरली जज ने बोला है ऐसा, ठीक है। द कोर्ट हैज डिसाइडेड टू एग्जामिन वेदर अ लॉ बैनिंग मैरिड कपल्स फेसिंग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी फ्रॉम यूजिंग सरोगेसी टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड अमाउंट्स टू रेस्ट्रिक्शन ऑन द रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑफ सिटीजन्स। और हालांकि कोर्ट ने ये भी माना है ना, कोर्ट ने ये भी माना है, कोर्ट ने तो पहले ये बोल दिया कि रिस्ट्रिक्शन जो है सेकंड चाइल्ड पे रीजनेबल है, सही है, बहुत हद तक सही है। फिर कोर्ट ने ये भी माना, कोर्ट हैज डिसाइडेड टू एग्जामिन वेदर द लॉ बैनिंग couples facing secondary infertility from using surrogacy to have a second child amounts to a restrictions on the reproductive choices of citizens। हालांकि यद्यपि कोर्ट ने यह भी माना कि अगर कोई मैरिड कपल्स है और वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, यानी कि सेकेंड बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं, तो और वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो थ्रू सरोगेसी वो सेकेंड चाइल्ड को पैदा करना या सेकेंड चाइल्ड चाहते हैं, तो अगर हम उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, सेकेंड चाइल्ड अगर वो चाहते हैं, अमाउंट्स टू अ रेस्ट्रिक्शन, अगर हम उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ये क्या होगा, उनके रिप्रोडक्टिव चॉइस को क्या करना होगा, उनका जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है उसको भी क्या करना होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई कपल्स जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से ग्रसित है ना, अगर हम उस पर, अगर वो सरोगेसी एक्ट के तहत सेकेंडरी चाइल्ड करना चाहते हैं, सेकेंडरी चाइल्ड यानी कि सेकेंड बच्चा करना चाहते हैं, तो अगर हम उस पर रोक लगाते हैं तो उनके रिप्रोडक्टिव चॉइस पे रोक लगाने जैसा होगा। कोर्ट ने ये भी माना, ठीक है, आगे चलते हैं। इट मे बी नोटेड दैट कोर्ट रिसेंटली डाइल्यूटेड द एज ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ सरोगेसी। और कुछ जो अभी का नोटेड करने वाला पॉइंट है कि कोर्ट ने क्या करा है, एज स्पेसिफिकेशन फॉर सरोगेसी एक्ट के में प्रोविजन क्या है कि कोई कपल्स सरोगेसी एक्ट के तहत तभी उस पर इम्प्लीमेंट होगा, सरोगेसी एक्ट के तहत तभी वो बच्चे कर पाएंगे जब सरोगेसी एक्ट के तहत पहला कंडीशन ये है कि मैन एंड वुमेन का होना चाहिए मैरिज, है ना, लीगल मैरिज होना चाहिए दोनों का। और दूसरा क्या है कि मैन का जो एज है वो क्या होना चाहिए, 26 से 55 के बीच का होना चाहिए जो मैरिड कपल है, और उसमें जो वुमेन है उसका एज 25 से 50 के बीच में होना चाहिए। दीज आर प्रोविजंस, ठीक है। और जो सरोगेट मदर होंगी, जिसके वोम्ब में, जिसके पेट में इनका बच्चा पलेगा, उनका एज जो है कम से कम 25 टू 35 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 25 टू 35 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे प्रोविज़न है कि वो जो है शादीशुदा होना चाहिए, है ना, शादीशुदा होना चाहिए, ठीक है। और जो है उनके पास एक चाइल्ड ऑलरेडी, जो हमारा सरोगेट मदर होंगी वो ऑलरेडी उनके पास कम से कम एक चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, और वो शादीशुदा होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी इसमें कुछ छूट दिया गया है कि सरोगेट मदर जो है वो डाइवोर्सी वुमेन भी बन सकती है और विडो वुमेन भी बन सकती है, ऐसा एग्जेम्पशन भी दिया गया है कुछ कुछ प्रोविज़न में। और भी इसमें है लाइक कि आप जो है, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रोविज़न है। तो इसमें क्या किया गया है कि कुछ कोर्ट ने एज में स्पेसिफिकेशन में छूट दिया है, डाइल्यूट किया है। वो क्या है, अलाउइंग एज रिलैक्सेशन फॉर कपल्स हु हैड फ्रोजन एम्ब्रॉयो प्रायर टू पासिंग द एक्ट। उन्होंने क्या करा है कि एक्ट को पासिंग होने से पहले जो एम्ब्रॉय को फ्रोज करवा दिए हैं। फ्रोज कहने का मतलब ये है कि जो है, यानी कि जो सरोगेट मदर के वुम्ब में, सरोगेट मदर के पेट में अगर ऑलरेडी किसी का बच्चा पल रहा है, तो उनको जो है इस एक्ट, जो ऑलरेडी एक्ट पारित होने से पहले ये प्रोसेस हो चुका है, तो उनको जो है इस एक्ट के से प्रोविज़न छूट मिला है ना, उनको क्या दिया गया है, छूट दिया गया है कि इस एक्ट में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, किन को, वैसे कपल्स को जिन्होंने हु हैड फ्रोजन एम्ब्रॉयज प्रायर टू पासिंग द एक्ट, जिन्होंने जो है एम्ब्रॉय को फ्रोजन करवाया है, कब, जब एक्ट पास होने से पहले ही उनको क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था कि क्या चेंजिंग होने वाला है। और कोर्ट ने क्या डाला है, अभी बहुत सारे सरोगेसी के जो एज है उसमें छूट दिया है, ठीक है। तो ये सब एक्ट में प्रोविज़न है। इफ़
if the avowed intent of the law as argued at the stage of debate is to prevent commercial surrogacy। और जो मेन डिबेट का मुद्दा है, ये सारा जो मुद्दा है कि सेकंड चाइल्ड्स कोई नहीं कर सकता है, ये मेनली क्या है, किसको रोकने के लिए है, तो कमर्शियल सरोगेसी को रोकने के लिए है। अब कमर्शियल सरोगेसी क्या होता है, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स जो रिच बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनका क्या किया जाता था पहले, अब तो इंडिया में बैन कर दिया गया इस कमर्शियल सरोगेसी को, जो है टोटली प्रिवेंट कर दिया गया है। सरकार इस पर पूरा का पूरा जो है स्ट्रिक्ट है कि कमर्शियल सरोगेसी कभी भी ना हो। कमर्शियल सरोगेसी कहने का मतलब ये है कि मॉनेटरी बेनिफिट लिया जाता था इसमें। कहने का मतलब ये है कि जो सरोगेट मदर होती थी उनको पैसे दिया जाता था कि हाँ आप जो है अगर मेरा बच्चा आप वो करोगी तो इतना पैसा मिलेगा। या कभी कभी क्या होता था कि जो इंटेंडेड पेरेंट्स होते थे यानी कि जो कपल्स होते थे, उनसे पैसे लिए जाते थे कि आपको इतना अमाउंट 10 लाख 15 लाख देना होगा, तभी हम आपके बच्चे को क्या करेंगे, अपने पेट में पालेंगे। तो ऐसा जो कमर्शियल सरोगेसी का जो चलन चल चुका था, उसे बंद करने के लिए ये सारे सिस्टम, ये सारे जो रूल्स हमारे सरोगेसी एक्ट में लाए गए थे। और एक्सप्लोटेटिव सिचुएशंस टेकिंग एडवांटेज ऑफ वल्नरेबल वुमेन, और जो एक्सप्लोटेटिव एडवांटेज जो लेना चाहते थे किनका, जो कमज़ोर औरतें होती थी, है ना, उनको बचाने के लिए ये प्रोविज़न हमारे यहाँ लाया गया था कि जो है सेकेंडरी चाइल्ड पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्योंकि जो वल्नरेबल, अब जैसे कोई गरीब वुमेन है और उनका जो क्या होता था, काफ़ी यूज़ होता था, नेगेटिव यूज़ होता था इस प्रोसेस में, ठीक है। उनको जो है आप कह सकते हो कि जो वल्नरेबल वुमेन है उनको उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए सरोगेसी में, है ना। तो जो है इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न लाए गए थे। बिसाइड्स रेगुलेटिंग द मशरूमिंग फर्टिलिटी सेंटर्स इन कंजंक्शन विथ ART एक्ट। तो जो मशरूमिंग फर्टिलिटी सेंटर्स है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मशरूमिंग फर्टिलिटी सेंटर्स क्या है ना कि काफ़ी मात्रा में जब कमर्शियल सरोगेसी फैलने लगा था, होने लगा था, तो ये जो फर्टिलिटी सेंटर्स हैं यानी कि IVF सेंटर जो है, ये काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगे थे। तो इनको रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया है, ये सब सारे स्ट्रिक्ट प्रोविज़न उसमें लाए गए हैं, ठीक है। देन टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन बिटवीन differentiating between primary and secondary fertility seems like splitting hairs, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन लाया गया है, क्या किस में रेस्ट्रिक्शन लाया गया है, देन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी सीम्स लाइक स्प्लिटिंग हेयर्स। स्प्लिटिंग हेयर कहने का मतलब है बाल का खाल उघाड़ना, ये मुहावरा है यहाँ पे, ठीक है। स्प्लिटिंग हेयर्स कहने का मतलब है बाल का खाल उधेड़ना, उखाड़ना या उधेड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इतने जो रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसमें, तो प्राइमरी और सेकेंडरी फर्टिलिटी में, ठीक है, तो वो क्या है, बाल का खाल उधारने जैसा है, ठीक है। Currently, there is no law restricting the number of children a person can have in India। तो अभी जो है कोई लॉ नहीं है हमारे इंडिया में जो कि किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी कपल्स को रेस्ट्रिक्ट करे कि वो कितने चाइल्ड रख सकते हैं या इतने ही चाइल्ड रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी लॉ हमारे इंडिया में नहीं है कि वो 1 2 3 4 बच्चे ही कोई रख सकता है, जिसको रेस्ट्रिक्ट करता हो, प्रिवेंट करता हो नंबर ऑफ चाइल्ड को रखने से किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी कपल्स को, ठीक है। दो मैनी स्टेट्स हैव इंसेंटिवाइज अ 2 चाइल्ड नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स। और बहुत सारे स्टेट ने क्या करा है, इंसेंटिवाइज करा है, प्रमोट करा है, किसको प्रमोट करा है, 2 चाइल्ड नॉर्म्स को इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स। और क्यों, क्योंकि उन्होंने, अब इसको पीछे बहुत सारा रीजन दे सकता है गवर्नमेंट कि हम जो है ये पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। और जो है बेनिफिट क्या दे रहा है, अगर कोई 2 चाइल्ड्स पॉलिसी या 2 चाइल्ड्स नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करवा के, तो गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स दिया जा रहा है उनको, गवर्नमेंट जॉब्स में बेनिफिट्स मिलता है, पॉलिटिकल ऑफिस में बेनिफिट मिलता है ना। ऐसा जो है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है। अ मोर एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ फैसिलिटेटिंग फॉर ऑल दोज इन नीड एक्सेस टू बेनिफिट्स द टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ये बताया गया है कि ये जो लॉ है
ये लॉ उनके लिए हैं जो जिनको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सरोगेसी का यूज़ करके 2 3 4 बच्चे कर लें, ठीक है, तो ये तो फिर मिसयूज़ हो गया ना। ये सरोगेसी एक्ट उन लोगों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है या उन कपल के लिए है जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, और वो अगर एक बच्चे भी अगर उन्हें सरोगेसी के तहत हो जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, पेरेंटिंग का जो है जो सुख प्राप्त कर पाएंगे, पेरेंट्स बन पाएंगे। मेनली ये उनके लिए है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि फैसिलिटेटिंग फॉर ऑल दोज इन नीड, ये जो एक्ट है ये उनके लिए है, फैसिलिटेटिंग उनके लिए है, फैसिलिटेटिंग सुविधाजनक उनके लिए है जो जिनको नीड है ना। ऐसा नहीं है कि आप 2 3 बच्चे कर लो थ्रू सरोगेसी। एक्सेस टू बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले सकें, इज़ लाइकली टू सेटिस्फाई 2 रिक्वायरमेंट्स। और ये जो है 2 रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है ना। जो इंटरप्रिटेशन है लॉ का वो क्या है, असिस्टिंग इंटेंडिंग पेरेंट्स। इंटेंडिंग पेरेंट्स जो है यानी कि जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे चाहते हैं और बच्चे खुद से प्रोड्यूस करने में असमर्थ है, उनको असिस्ट करना, एंड प्रिवेंटिंग कमर्शियल सरोगेसी, और जो कमर्शियल सरोगेसी है उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, तो आज ये ट्यूटोरियल यहाँ पे होता है खत्म।